नमस्कार, राम राम देवी सज्जनों। जिस शो में आपका स्वागत है। आज हमारे पास उपस्थित अतिथि हैं शायराना महफिल उर्फ साक्षी चौहान जी, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। विभिन्न आयामों में उन्होंने लिखने का संपूर्ण प्रयास किया है और यह सदा जारी रहेगा। और जो हमारी होस्ट रहेगी वो सन्या टिकारिया जी रहेगी और मैं भी होस्टिंग करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपने पहली कविता कहाँ से शुरुआत की? जी, तो सभी को नमस्ते। मैं हूँ साक्षी चौहान ग्वालियर से। तो आपने पूछा कि लिखने की प्रेरणा, तो लिखने का जो है वो मुझे स्कूल टाइम से ही काफ़ी शौक रहा था लिखने का। लेकिन ये होता था कि उस टाइम थोड़ा-सा इतना ज़्यादा मतलब हम लोगों के यहाँ इस फैमिली में यही होता है ना कि या तो कोई गवर्नमेंट जॉब अच्छी-सी करनी है या फिर शादी करनी है, उसके बाद ये सिंगिंग, डांसिंग और राइटिंग वगैरह इस सब का तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। कोई है ही नहीं हम लोग मिडिल क्लास की फैमिली में। तो वो बचपन से शौक था लिखने का, तो बस लिखते-लिखते स्कूल टाइम में बस लिख देती थी और रख लेती थी उसको छुपा के, इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, कभी किसी को ना सुनाया कभी आज तक, ना कभी बताया। और अभी तो ये है कि अब तो काफ़ी ओपन माइक्स में भी परफ़ॉर्म किया है सब जगह, तो अब तो ख़ैर काफ़ी मतलब अब सब लोगों ने सुना है, अब जाके उन लोगों को पता चला है, स्पेशली फैमिली की बात करूँ, तो अभी तक किसी को भी नहीं पता था मेरे लिखने के बारे में, मेरी डायरी वग़ैरह सब ऐसे रखी रहती थी छुपा के। तो अभी तो ये जो जब ओपन माइक्स के शो वग़ैरह स्टार्ट किए हैं, तो अब मम्मी-पापा अब थोड़ा वीडियो वग़ैरह देखते हैं, तो अब उन्हें पता चलता है, बोलते हैं, "हाँ, चलो ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है।" तो अब सब लोग साथ देते हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। और अगर मैं पहली बार अपनी कविता की बात करूँ, तो पहली बार जो कविता मैंने लिखी थी, पहली कविता थी जो मेरी, वो बचपन पर थी। तो जो भी उस टाइम मैंने वो 8th स्टैंडर्ड में मैंने लिखी थी सबसे पहली कविता अपनी। यस। वाह, मतलब इतने छोटे से मतलब लिखना बहुत बड़ी बात है। मैं साक्षी जी यहाँ पे सबसे पहले तो सभी का अभिनंदन करती हूँ। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, जितने भी हमारे लेखक लेखिका जुड़े हुए हैं, शायद मेरे छोटे से शब्द आप सबसे रिलेट कर जाए। तो मैं बताना चाहूंगी, मैं लेखक मत वाला हूँ, पीता नहीं मैं हाला हूँ। मैं लेखक मत वाला हूँ, पीता नहीं मैं हाला हूँ। बस हुँ। इतनी सी कमजोरी है, सच को सच कहने वाला हूँ, सच को सच कहने वाला हूँ। तो ये प्यारा सा इंट्रोडक्शन हमारी हाँ। साक्षी जी और के लिए था, क्योंकि हर लेखक कहीं ना कहीं एक सच को ही आगे लेके आता है। तो साक्षी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे और भी बातें करना चाहेंगे आपसे। उससे पहले आपकी सबसे पसंदीदा रचना कौन सी हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को वो सुनाएं। तो साक्षी जी, ओवर टू यू। जी, तो सबसे पहली और आपने पूछा सबसे पसंदीदा, तो वही है जो मैंने सबसे पहले लिखी थी। हालाँकि बहुत सारी चीज़ों का क्योंकि उस टाइम हमें पता नहीं होता है कि हम क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं ना, जो आज के टाइम में बोल रहे हैं, जी जी जी। रदीफ, काफ़िया, बहर और मीटर, ये सारी चीज़ों का उस वक़्त तो कुछ भी पता नहीं था। बस जो मन में आ रहा है, फीलिंग्स हैं, उसको लिख दिया और बस कविता तो मैं आपको वही कविता सुनाना चाहूँगी। जी, स्वागत है। जी। जी, तो जो कविता बचपन में लिखी थी, बचपन पर ही लिखी थी वो कविता, तो हाँ, सुनिएगा जी। कि बड़ा ही प्यारा समय था बचपन, बड़ा ही प्यारा समय था बचपन, मीठा सा एक ख्वाब था बचपन। हाथों में थे खेल खिलौने, हाथों में थे खेल खिलौने, आँखों में अरमान सलोने। कभी चाँद तो कभी सितारे माँगना, कभी चाँद तो कभी सितारे माँगना और ना मिलने पर रूठ जाना। ज़िद करने का नाम था बचपन, मीठा सा एक ख्वाब था बचपन। ना कोई चिंता थी, ना कोई फ़िक्र। ये बचपन में होता है ना कि अब आज के टाइम में इतनी सारी टेंशन है, चिंता है, लेकिन अब बचपन में कोई चिंता नहीं होती, कोई किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस पर है ये लाइनें कि ना कोई चिंता थी, ना कोई फ़िक्र, हरदम बस खेल-कूद का था ज़िक्र। दादी की कहानी और पापा के किस्से, दादी की कहानी और पापा के किस्से थे सारे जीवन के हिस्से। उन किस्सों और कहानियों में पूरी तरह से डूब जाने का नाम था बचपन, मीठा सा एक ख्वाब था बचपन। जी।
और इसकी आगे की जो लाइन है कि जब मम्मी पापा डांट दें, अब तो खैर डांट भी बहुत बड़ी बात, अब तो कोई डांटता भी नहीं है, लेकिन बचपन में तो पिटाई लग जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 घंटे भी नहीं, 10 मिनट बाद सब कुछ भूल जाते हैं। तो उसी पर है कि पापा की डांट सुनकर बिस्तर में छिप जाना। पापा की डांट सुनकर बिस्तर में छिप जाना और माँ की प्यारी आवाज सुनकर फिर दौड़कर उसके पास आना। बार बार शरारतें करना, डांट खाकर भूल जाना। बार बार शरारतें करना, डांट खाकर भूल जाना और माँ को हमेशा अपनी हरकतों से कभी सताना तो कभी हंसाना। हर गम को भूल कर जीने का नाम था बचपन। मीठा सा एक ख्वाब था बचपन। और उसके आगे की ये जो लाइनें हैं, ये बचपन को याद करते हुए लिखी है, और ये मैंने उस वक्त नहीं, ये अभी थोड़ी वक्त पहले इसमें जोड़ी थी कि है आज भी मुझको याद वो पल। है आज भी मुझको याद वो पल, खुशियां थीं जिसमें हर पल। न किसी के रूठने का डर, न किसी के दूर जाने का गम। न किसी के रूठने का डर, न किसी के दूर जाने का गम। न आने वाले कल की चिंता, न बीते हुए कल का पछतावा। इससे हम बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में हम या तो पिछली बातों का पछतावा करते रहते हैं, या फिर किसी के रूठ जाने का, किसी के दूर जाने का, किसी के पास रहने का, बस इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। लेकिन बचपन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो न किसी के दूर जाने का गम, न आने वाले कल की चिंता, न बीते हुए कल का पछतावा। अपने आज में ही सारी जिंदगी जी लेने का नाम था बचपन। मीठा सा एक ख्वाब था बचपन। हाँ, जन्नत से भी प्यारा बचपन, ऐसा ही था कुछ हमारा बचपन। मीठा सा एक ख्वाब था बचपन, बड़ा ही प्यारा समय था बचपन। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मतलब बचपन ऐसा होता है कि जहाँ पे हम मतलब हमारी सारी शरारतें भी माफ हो जाया करती हैं और हम इतनी सारी गलतियां कर करके सीख रहे होते हैं। पर हमारी ना, हम सबकी एक बात होती है, जैसे कि आपने इतना प्यारा सा बताया कि मीठा सा ख्वाब होता है बचपन, बिल्कुल बहुत सही बोला आपने। हम सब जब बच्चे होते हैं तो हमें बड़े होने की जल्दी होती है, और जब हम हम्म। बड़े हो जाते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हमारा बचपन ही सबसे प्यारा सा समय था, सबसे प्यारा सा लम्हा होता है। बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने इसको पिरोया, और वाकई जब आप सुना रहे थे तो मैं मेरे बचपने में चली गई थी, हर एक एक शरारत को ऐसे आंखों के सामने से देख पा रही थी। बहुत ही अच्छा पढ़ती हैं आप। तो जी। अच्छा रोशन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने मतलब बचपन के बारे में भी हम सुन रहे थे, आप गए अपने बचपन में कि नहीं गए? आपकी बचपन की झांकियां आपके सामने आई या नहीं आई? देखिए, बचपन जो है हमेशा याद रहता है। और रोशन जी कुछ ज्यादा ही बचपने में खो गए हैं, कोई बात नहीं। वो जब लौट के आएंगे हम उनको वापस देख बुलाएंगे कि नहीं, ये बचपना चला गया है हमारा। वैसे राइट। मैं आपसे साक्षी जी एक चीज जानना चाहूंगी। ऐसे कहा जाता है, जी। अकेलापन जब एकांत में बदलने लगता है तब एक लेखक की कलम चलने लगती। इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं आपसे जानना चाहूंगी साक्षी जी। जी, बिल्कुल। इस बात में मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सच्चाई है, और उस तरीके से भी हम ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, तो अकेलापन जब हम बहुत सारी बातें, जैसे मेरे साथ जो होता है कि भाई लिखने के साथ साथ कि बहुत सारी, कुछ लोग होते हैं वो चीजें शेयर कर पाते हैं, कुछ लोग चीजें शेयर नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो मुझे पर्सनली मेरा ये बिहेवियर नहीं है मैं हर बात अपने किसी से भी शेयर करूं। तो सारी चीजें हम शेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये जो राइटिंग है, ये जो हम लिख सकते हैं, तो उससे हमारा शेयर भी हो जाता है और हमारा मन भी हल्का हो जाता है। तो अकेलापन और लेखक के लिए ये बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं दोनों। जी बिल्कुल बिल्कुल, तभी मैंने कहा कि मैं आपसे इस चीज पे आप कितना एग्री करते हैं मैं जानना चाहूंगी। अच्छा साक्षी जी, आप इतने प्यारे लिखती हैं। मैं चाहूंगी, जैसे आपने अभी इतनी प्यारी सी बचपन में हमें याद, हमारे सबके बचपन से जोड़ा, हमें उनकी झांकियां कृतियों से जोड़ याद दिलाई हमें। अब मैं आपसे चाहूंगी कि जैसे आपकी से बातें भी हम दोबारा करेंगे, आपकी हम्म। एक रचना या एक संदेश जो आप हमारे कवियों को इस मंच से देना चाहेंगे, मतलब जो लिखते हैं बच्चे उनको, या शुरुआत कर रहे हैं, कविता के हम्म। माध्यम से मैं चाहूंगी अगर आप दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा साक्षी जी। अ, कविता के माध्यम से अभी, अच्छा, मैंने ऐसा कुछ अभी लिखा तो था, लेकिन हाँ, मैं कहना
मैं ऐसे कह सकती हूँ, मैं कहना सिर्फ यही चाहती हूँ कि हम लोग जब भी लिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे जिसको लिखने का शौक है तो कहीं ना कहीं हम उस चीज में फंस जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमने लिखा है वो अच्छा होगा या नहीं, या फिर इसमें हमने रूल्स को फॉलो किया है या नहीं। जब स्टार्टिंग में मैंने भी लिखना शुरू किया था उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब लोग ऐसी बात करते थे ना कि मीटर में और इस तरीके से, तो ये लगता था। तो जितने भी लोग लिखना शुरू कर रहे हैं, जो भी मैंने देखा है, बहुत से हैं जो मुझसे बहुत कम उम्र के हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं बच्चे, और जिनको एक्सपीरियंस है वो तो फिर लिख ही रहे हैं। लेकिन तो जिन्होंने भी लिखना शुरू किया है या लिखना चाहते हैं तो आप लिखते रहिए, और लिखने से, कोई काम करने से ही हम उसमें अच्छे हो पाते हैं। जैसे मैंने लिखना शुरू किया था तो हाँ, हाँ, ये मेरी पहली कविता थी, लेकिन ठीक है, लेकिन उस टाइम मुझे यही पढ़ के लगता था कि पता नहीं कैसे क्या किसी लगेगी, किसी को सुनने में, तो मैं किसी को सुनाती नहीं थी ये पर्सनली। लेकिन अभी जब मैंने जहां भी इससे पहले एक शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया है, कोई बात नहीं। लोगों को इस उम्र में धोखे मिलते हैं, इश्क मोहब्बत में हमें नेटवर्क धोखा दे रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ हमारी दोस्त दोबारा जुड़ गई हैं। जी साक्षी जी। जी जी, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी बच्चे और जो भी लोग लिखना चाहते हैं या लिखना शुरू करते हैं तो वो लिखते रहें, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और वो सबसे पहले हम खुद को ही डिमोटिवेट कर देते हैं कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं। तो अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जी साक्षी जी, आप बड़े बड़े मंचों पे काव्य पाठ कर कर आई हैं। हम चाहेंगे आपकी जैसे अभी आपने अपनी फेवरेट सुनाई, आपकी बहुत बड़ी बड़ी कविताएं बड़े बड़े मंच तक गई हैं, तो कुछ हम चाहेंगे आप पुनः हमारे दर्शकों को कुछ अपने पसंद से सुनाना चाहें साक्षी जी। जी जी जी, बिल्कुल। जी, मैं सुनाती हूँ। जी, माफ कीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, मैं लिखने के बाद मुझे याद नहीं रह पाता, तो इसीलिए मुझे डायरी से पढ़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छे लेखकों की पहचान होती है। ओवर टू यू साक्षी जी। जी, तो ये एक और कविता है जो कि इससे पहले मैंने जी टॉक्स पर पढ़ी थी, जी टॉक्स पर। तो मैं वही वही यहाँ पढ़ना चाहती हूँ कि एक बेटी से बहू बनने तक का सफर, इसका टाइटल वाह। है पूरा। जी, तो आप सुनिएगा कि जी कैसे एक तरीके से एक जो बेटी होती है, एक जो लड़की होती है, और किस तरीके से वो पूरी तरह से बदल जाती है शादी के बाद, और किस तरीके से वो हो जाती है। तो उसी पर है कि हाँ, एक बेटी अब औरत बन जीना सीख गई। हाँ, एक बेटी अब औरत बन जीना सीख गई। दूर कभी हर गम से थी जो दूर कभी हर गम से थी जो वो दुनिया से लड़ना सीख गई। हाँ, एक बेटी अब औरत बन जीना सीख गई। जींस टॉप पहनती थी और मटक मटक कर चलती थी। जींस टॉप पहनती थी और मटक मटक कर चलती थी। सलवार सूट का दुपट्टा भी जिसे आफत लगता था। वो लड़की अब साड़ी में चलना सीख गई। हाँ, एक बेटी अब औरत बन जीना सीख गई। वो हर पल मस्ती करती थी और खिलखिलाकर हंसती थी। वो हर पल मस्ती करती थी और खिलखिलाकर हंसती थी, अपनी बातों से जो कभी सारा घर सर पर उठा लेती थी। वो लड़की अब ससुराल में चुपचाप रहना सीख गई। हाँ, एक बेटी अब औरत बन जीना सीख गई। पापा से हर चीज के लिए जिद करती थी और माँ से अपनी हर बात मनवा लेती थी। पापा से हर बात के लिए जिद करती थी और माँ से अपनी हर बात मनवा लेती थी। वो लड़की अब सास ससुर की सेवा करना सीख गई। हाँ, एक बेटी अब औरत बन जीना सीख गई। वो बहन से बात बात में झगड़ती थी और झगड़ा होने पर शिकायत करने की धमकी देती थी। वो बहन से बात बात में झगड़ती थी और झगड़ा होने पर शिकायत करने की धमकी देती थी। वो लड़की अब ननंद के राज छुपाना भी सीख गई। हाँ, एक बेटी अब औरत बन जीना सीख गई। शुक्रिया। वो भाई पर नजर रखती थी वो भाई पर नजर रखती थी और जी सॉरी वो भाई से नखरे करती थी और उस पर नजर रखती थी। वो भाई से नखरे करती थी और उस पर नजर रखती थी। वो लड़की अब देवर जी की भावनाओं को समझना सीख गई। हाँ, एक बेटी
अब औरत बन जीना सीख गई। क्यों चिंता करती हो माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। क्यों चिंता करती हूँ माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अक्सर माँ को ही समझा देती थी वो लड़की। क्यों चिंता करती हो माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अक्सर माँ को ही समझा देती थी वो लड़की। अब अपने ही बच्चों की चिंता करना सीख गई। हाँ एक बेटी अब औरत बन जीना सीख गई। जी शुक्रिया। बहुत बहुत ही उम्दा। मतलब एक बेटी से आपने जो एक सफर बताया कि कितने परिवर्तन आ जाते हैं, और नारियों का जीवन वैसे भी मतलब कहते हैं ना कि हर बार उनको ना हर परिस्थितियों के हिसाब से ढलना पड़ता है। तो जिस जी तरीके से आपने ये सफर बताया कि एक बेटी होती है, निष्फिक्र होती है कि कोई जिम्मेदारियां नहीं, कोई कुछ नहीं, और जैसे ही उसकी शादियां होती है तो जिम्मेदारियां उस पर आ जाती है, वो बखूबी निभाना सीख जाती है। बहुत ही अच्छा। मुझे सिर्फ मेरी पर्सनल 4 लाइनें याद आ रही हैं सारी जी बेटियों को, तो मैं वो, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं समर्पित करना चाहूंगी। जी बिल्कुल स्वागत है। तो ये सारी नारियां, सारी हमारी बेटियों को समर्पित है ये 4 लाइनें। तेरी हम्म, अमर कथा का गुणगान करती हूँ, हे जगत जननी तुझे प्रणाम करती हूँ। तुझसे रोशन हर घर आंगन है, तेरे वजूद को सलाम करती हूँ, तेरे वजूद को सलाम करती हूँ। तो मुझे ये चंद पंक्तियां याद आ गई थी, इससे ज्यादा तो मैं कुछ लिख ही नहीं पाऊंगी इस टॉपिक पे। बहुत ही अच्छा आपने सुनाया। और जिस तरीके से आपने परिवर्तन बताए कि नारी के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं एक बेटी से नारी बनने के सफर तक, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। जी तो शुक्रिया भैया शुक्रिया। जी, रोशन जी, जी। वैसे तो मैं मैं आपसे इस बारे में पूछना मतलब चाहूंगी, क्योंकि आपने भी अपनी बहन को या मतलब दीदी लोगों को ऐसे देखा होगा कि जब वो आपके साथ रहती हैं तो किसे, तो आपका इस टॉपिक पे क्या मानना है, मैं आपके विचार भी जानना चाहूंगी। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, 2 लाइनों में जवाब देना चाहूंगा। जी, नारी है जननी कुलधरा, करो इनकी कदर जरा। इनसे ही घर आबाद है, इनके बिन घर बर्बाद है। क्या बात है, क्या बात है। और मुझे काफी आज का ये शो करके काफी मजा आ रहा है, क्योंकि ये मार्च कहते हैं एक नारी दिवस मनाया जाता है, और मैं हमेशा कहती हूँ नारी एक दिन की मोहताज नहीं होती। तो मुझे इतना मजा आ रहा है ना, जैसे अभी हमने बेटियों की कविता सुनी, आपने ये बताया, बहुत मजा आ रहा है मुझे। अच्छा साक्षी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं चाहूंगी आप एक कवित्री हैं तो कविताओं के माध्यम से ही अगर आप अपना जवाब दे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। साथ साथ हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, वैसे तो लेखकों की कहते हैं कि एक लेखक जो होता है ना, वो हर चीज से इमोशनली अटैच्ड होता है, ठीक है। हम्म, जब तक उसके अंदर इमोशंस नहीं होते वो किसी चीज को, भावनाओं को कागज कलम पे लिख व्यक्त नहीं कर पाता। तो इस चीज पे आप कितना मानती हैं, और मानती हैं तो मैं चाहूंगी आपकी कोई ऐसी रचना जो आपने किसी चीज को देखकर, जैसे घंटों बैठ के सब कहते हैं ना कि ऑब्जर्व करके या हम्म, देख कर लिखी हो, तो मैं आपसे आज सुनना चाहूंगी साक्षी जी। जी 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 बिल्कुल। उम, जी तो जब भी लिखते हैं तो हम बिल्कुल। जी आवाज मेरी आ रही है आपको? हेलो क्या? जी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही ओके है। ओके 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 ठीक है। हाँ तो मैं यही कह रही थी कि अगर जब भी हम लिखते हैं तो हम पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होते हैं तभी हम लिख पाते हैं, क्योंकि बिना चीजों को फील किए, बिना फीलिंग्स को समझे हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि लिखने का डायरेक्ट कनेक्शन तो फीलिंग से ही है। चाहे कभी कुछ अच्छी फीलिंग आती है तो हम कुछ अच्छा लिख पाते हैं, कभी बहुत उदास होते हैं या सैड होते हैं तो फिर हम उस तरीके का कुछ लिख पाते हैं। तो लिखने के लिए जो है वो फीलिंग्स पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होती है। और जैसा आपने कहा कि हाँ कुछ ऐसा अगर देखा हो उस पे, तो जितनी भी मैं कहना चाहूंगी, मैंने जितना जो कुछ लिखा है तो सब कुछ एब्जॉर्व करने के बाद ही लिख पाई हूँ मैं। अब जैसे ये जो बचपन की कविता थी वो सब कुछ महसूस किया तो सारी चीजों को फिर उतारने की कोशिश की। और जो अभी मैंने आपको सुनाई बेटी से बहू बनने तक का सफर, तो ये मैंने गर्ल्स को और फिर उनकी मैरिज के बाद,
तो शादी से पहले, शादी के बाद जब उनकी पूरी लाइफ को देखा, समझा, तो समझ आया कि हाँ, अच्छा ऐसा कुछ होता है। तो फिर वो सारी चीज़ें मैंने लिखी। तो जितनी भी सारी कविताएँ हैं या फिर जो भी लाइन्स हैं मैं लिख पाई हूँ, तो वो सब कुछ फ़ील करने के बाद ही लिख पाई हूँ मैं। जी, जी, बिल्कुल। कोई जी। ऐसी कविता जो आप विशेषतर चाहती हैं कि आपकी मतलब इस मंच से हमारे दर्शकों तक पहुँचे, कोई अगर ऐसी रचना है आपकी जो आप चाहते हैं या कोई संदेशजनक जो आप इस मंच से देना चाहें, तो मैं चाहूँगी कि आप वो भी हम तक पहुँचाएँ? जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने लिखी थी कुछ लाइन्स, वो मैंने लिखने वालों के लिए ही लिखी थी। अच्छा, उससे पहले मैं आपको कुछ लाइन पढ़ना चाहती हूँ कि जी, जी। चलो एक नई शुरुआत करते हैं, चलो एक नई शुरुआत करते हैं, अतीत को छोड़कर हम आज की बात करते हैं। है माना कि मलाल तुम्हें कुछ रिश्तों के टूटने का, है माना कि मलाल तुम्हें कुछ अपनों के रूठने का। है आज भी ख्वाहिश किसी को एक नज़र देखने की, है चाहत फिर से उन्हीं लम्हों को जीने की। लेकिन कल से ज़्यादा ज़िंदगी आगे पड़ी है, कितनी ही अनजानी खुशियाँ सामने खड़ी हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी लोगों से इन लाइनों के माध्यम से, इन लाइनों के थ्रू मैं ये कहना चाहती हूँ कि आगे की जो है ज़िंदगी बहुत अच्छी है, तो पीछे की बातें ना सोच के हम आगे के बारे में सोच सकते हैं और आगे ज़िंदगी और भी खूबसूरत है। तो इसीलिए मैंने ये लाइनें पढ़ी, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आगे जो है वो लाइफ़ बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, तो उसके बारे में सोचें और पीछे की ना सोचें। तो उसी पर है कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, अतीत को छोड़कर हम आज की बात करते हैं। जी। नेट जी, आपने जी, बहुत ही प्यारा साक्षी जी, आपने बहुत ही प्यारा संदेश हम सबको दिया। कई बार हम लोग ऐसा होता है कि हमारे अतीत में इतना उलझ जाते हैं कि हम वर्तमान को भूल जाते हैं। तो बहुत ही प्यारा-सा संदेश आपने हम इस पटल से हम सबको पहुँचाया है। तो उसके लिए हम सभी मैं सभी जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि साक्षी जी की इस बात पर ज़रूर अमल किया जाए, ताकि हम सबका जीवन खुशियों से भरा रहे। मैं इसी के साथ मैं आवाज़ देना चाहूँगी रोशन जी को। रोशन जी? मैं दर्शकों से इतना कहना चाहूँगा कि साक्षी जी की यूट्यूब आईडी की जानकारी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। आप उनकी कविताएँ उनके चैनल पे भी आप पढ़ सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। और साक्षी जी की जो कविताएँ हैं, उनमें मैंने एक बात ये देखा है कि समाज के उन्हीं मुद्दों को उठाया गया है, जिन मुद्दों पे लड़कियाँ दम तोड़ती है और दिखावटी वाली बातें नहीं होती है, चाहे वो पीड़िता पे हो, नारी समाज को बदनाम करने के लिए किया जा रहा हो, क्योंकि वर्तमान में नारी का सबसे बड़ा दुश्मन पुरुष नहीं और एक नारी ही है और उन्हीं गहरे मुद्दों को उनने उठाया है। तो मैं कुछ एक संजीदा विषय पर साक्षी जी से कुछ सुनना चाहता हूँ जो समाज को इन कुरीतियों को तोड़ने पर मजबूर करे कि ये सही नहीं है, हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैं अ, हाँ और आपने कहा कि बिल्कुल क्योंकि हम लिख तो रहे हैं, ये तो हमारा शौक है, लेकिन लिखने के साथ-साथ अगर हम कुछ ऐसा लिख पाएँ कि जिससे सामने वाले को या फिर समाज से हम ज़्यादा कुछ नहीं बदल सकते, तो कम से कम अपनी कलम के माध्यम से थोड़ा बहुत तो इंसान के दिमाग को अगर बदलाव करें तो फिर इससे तो मैं यही चाहती हूँ कि हम जो भी लिखते हैं क्योंकि लिखने का और लाइन्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे, चाहे वो अच्छी हों, चाहे बुरी हों। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा लिखें कि जिससे कुछ ना कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो चेंज आए कम से कम। तो अच्छा मैं आपको एक बिल्कुल नई कविता है वो मैं पढ़ती हूँ। जी। जी। तो ये जो कविता नहीं कहूँगी मैं, ये जो मेरा राइटअप है ये मैंने इसलिए लिखा है कि हम वुमेन्स जो है ना मतलब जो भी लेडीज़ हैं, तो हमें ना सबसे पहले एक बात कि हमें दूसरा इंसान तो बाद में हराता है, हम खुद से पहले हार जाते हैं। जैसे कि दिव्य प्रकाश दुबे सर ने एक लाइन लिखी है कि हम लोग है ना अपने दूसरों से दुनिया से तो बाद में हारते हैं, सबसे पहले हम अपने मन से और अपने आप से हार जाते हैं, दूसरा तो हमें बाद में हराता है। तो इसी के ऊपर है कि ये जो लाइन मैंने लिखी है कि औरतों को दूसरे लोग तो बाद में रोकेंगे लेकिन हम खुद को सबसे पहले रोक लेते हैं, अपने दिमाग से।
तो इसका टाइटल है कि स्त्री मुझे शिकायत है तुमसे। मुझे शिकायत है सभी औरतों से कि सुनिएगा किस तरीके से। क्यों तुमने खुद को दायरों में समेट लिया? क्यों तुमने खुद को दायरों में समेट लिया? अपनी खुशियों का रिमोट किसी और को दे दिया। आज्ञाकारी बेटी, सपोर्टिव पत्नी और संस्कारी बहू और हाँ, एक आइडल माँ बनने की कोशिश में तुमने खुद को तो कहीं खो दिया। लोगों को छोड़ो, तुमने खुद ही खुद के साथ अन्याय किया। अब इसकी भूमिका मैं बता देती हूँ कि शादी के बाद है ना औरतों, मतलब शादी के पहले कि भाई एक अच्छी बेटी की तरह रहना चाहिए, सारे रूल्स को नियमों को फॉलो करना चाहिए। शादी के बाद अच्छी पत्नी बनना है, अच्छी बहू बनना है और अच्छी माँ बनना है। लेकिन एक अच्छा अपना एक एज अ इंडिविजुअल, एज अ फीमेल कभी नहीं बनना, ना कोई बोलता है, ना कभी हम बनना चाहते हैं। तो उसी पर है ये। जब सबने कहा घर का काम सीखो, खाना बनाने से लेकर घर को सजाना सीखो। जब सबने कहा घर का काम सीखो, खाना बनाने से लेकर घर को सजाना सीखो, सिंगिंग क्लास और डांसिंग क्लास का क्या करना है? सीखना ही है तो सिलाई और पार्लर सीखो। तुमने उसी वक्त तुमने उसी वक्त अपनी हर ख्वाहिश को दफना दिया। लोगों को छोड़ो, तुमने खुद ही खुद के साथ अन्याय किया। जी। और बहुत ही उम्दा। उसके बाद है कि क्योंकि लोग यही बोलते हैं ना, क्योंकि एज अ गर्ल हमको सिर्फ खाना बनाना आना चाहिए। अगर किसी का शौक है सिंगिंग करना, डांसिंग करना, तो नाचना गाना थोड़ी ना है। ये सब चीजें, ये सब बातें आती हैं। तो उसी पर थी ये कि और आगे लाइनें देखिए कि जो करना है शादी के पहले कर लो। ये अक्सर सुनने को मिलता है, क्योंकि जो करना है अभी कर लो, बाद में कुछ नहीं हो पाना है, ना पढ़ाई हो पानी है, ना कुछ हो पाना है। उसी पर है कि जो करना है शादी के पहले कर लो, शादी के बाद कहाँ कुछ हो पाता है। जो करना है शादी के पहले कर लो, शादी के बाद कहाँ कुछ हो पाता है। आधा वक्त घर के काम में और बाकी बच्चों में बीत जाता है। ससुराल में सूट पहनना मना है और पल्लू हमेशा सिर पर रखना पड़ता है। सबने जैसे समझाया तुमने वैसा ही किया, और इसमें कुछ गलत भी नहीं। लेकिन तुम्हारी गलती तो ये है कि अपनी हर इच्छा को तुमने साड़ी और पल्लू से ढक दिया, और इस साड़ी और घूंघट को ही अपना नसीब मान लिया। लोगों को छोड़ो, तुमने खुद ही खुद के साथ अन्याय किया। शुक्रिया। अपनी जरूरतों को पति की सैलरी से सब्ट्रैक्ट करके पैसे जोड़ना तो सीख लिया। अपनी जरूरतों को पति की सैलरी से सब्ट्रैक्ट करके पैसे जोड़ना तो सीखा, मगर खुद कमाने का ख्याल तुमको कभी नहीं आया। ससुराल के ताने और पति का हाथ उठाना तो चलता है। ससुराल के ताने और पति का हाथ उठाना तो चलता है, मगर इन सब के बीच कभी तुम्हारा स्वाभिमान तो नहीं आया। तुमने सब कुछ अपना नसीब समझ कर सहा, मगर अपने लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया। तुमने सब कुछ अपना नसीब समझकर सहा, मगर अपने लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया। लोगों को छोड़ो, तुमने तो खुद ही खुद के साथ अन्याय किया। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। शुक्रिया। आप जिस तरीके से मतलब एक बेटी नारियों की वेदना, मतलब एक पीड़ा का आभास करके जो बता रही हैं, बहुत ही उम्दा। और मुझे सिर्फ चंद पंक्तियां आपकी इस कविता पे याद आई है। हम लौटेंगे आपके पास, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाना चाहूंगी। जी, सुना। वर्षों तक जिंदा जलती रही हूँ, वर्षों तक जिंदा जलती रही हूँ, फिर भी हर युग में फैलती रही है, फिर भी हर युग में फैलती रही हूँ। संसार में हर किरदार निभाती आई हूँ, संसार में हर किरदार निभाती आई हूँ, कि मैं हर परिस्थिति में खुद को ढालती आई हूँ, मैं हर परिस्थिति में खुद को ढालती आई हूँ। तो यही एक, कहते हैं ना, शानदार। एक नारी का। और ये हमारी सोसाइटी, हमारा समाज यही कहता है, अगर आप खुद के लिए जीने लगो। आज भी ये थोड़ा सा देखा जाता है कि आप खुद के लिए जीने लगते हैं तो कहते हैं अरे उसमें संस्कार नहीं है, इसमें ये नहीं है। तो एक जो स्त्री होती है वो अपनी सारी भावनाएं, वेदनाएं, इच्छाओं को दबाकर औरों के लिए जीती है। तो ये आपने जिस तरीके से बताया, बहुत ही अच्छा आपने बताया। और जी। मैं ना आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी, आपके आने से आज ये शाम खास हो गई, आपके आने से ये शाम आज खास हो गई, सारे दिन की परेशानियां चंद मिनटों में दूर हो गई, चंद मिनटों में दूर हो गई। हाँ, तो साक्षी जी, शुक्रिया। आप आए, हमसे जुड़े, आप मतलब इतनी अच्छी अच्छी कविता, इतना प्यारा सा संदेश दे रहे हैं आप, उसके लिए आपका आभार। रोशन जी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ शायराना महफिल और साक्षी चौहान जी, जो आपने जिन कविताओं, जिन मुद्दों को उठाया, इन विशुद्ध मुद्दों को उठाया, ये बड़ी बेबाक तरीके से कही।
इतनी हिम्मत हर नारी में बिल्कुल नहीं हो पाती, क्योंकि समाज के प्रति लोग बोलते हैं कि समाज के अनुकूल बोलो, मगर आपने प्रतिकूल बोल के समाज को एक दिशा देने का प्रयास किया है। ये हमेशा शक्ति जारी रहे और आने वाली आपकी वंश को समस्त देते रहें और रचनाएं सदा जारी रखें। अति उत्तम रहा कार्यक्रम। मैं सान्या जी से प्रोग्राम बाइंड अप के लिए कहना जी चाहूंगा। जी जी, सबसे पहले तो मैं साक्षी जी आपका पुनः आभार व्यक्त करती हूँ, और आप इतने संजेता मुद्दों पर लिखती हैं और कम शब्दों में गहरी बात जिसको कहा जाता है, कम शब्द में गहन करती हैं, वो बहुत ही उम्दा। आपको हम आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं देते हैं हम। आप ऐसे ही लिखते रहिए, और साथ साथ आपको और साथ साथ हमारे हैं और हमारे कवित्री मित्र जुड़े हैं, उनको चंद लाइनों में मैं कहना चाहूंगी कुछ। लेखक अगर तू भी हो गया मौन, लेखक अगर तू भी हो गया मौन, तो इस दौर की कहानी लिखेगा कौन, इस दौर की कहानी लिखेगा कौन। तू कर्म अपना कर, तू कर्म अपना कर, उपेक्षित होने से मत डर, तू कर्म अपना कर, उपेक्षित होने से ना डर, आने वाली पीढ़ियों के सामने सच रख, सच रख। तो मैं आपसे एवं हमारे सारे कवि कवित्रियों से मित्रों से यही दरखास्त करना चाहूंगी, अपनी कलम का जादू बिखेरते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लिखते रहिए, साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं पुनः साक्षी जी आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और हमारे शो पे आई। एवं आप सभी दर्शकों का ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं हमारे शो का हिस्सा बनना, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कविताएं हम तक पहुंचाइए। नमस्कार।